बच्चों, मैं प्रदीप आपका स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल प्रदीप फिजिक्स प्लैनेट में। तो आज हम लोग आ चुके हैं क्लास 12 के इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड के दूसरे लेक्चर में। बच्चों, लास्ट टाइम मैंने एक लेक्चर अपलोड किया था और उसको आपने आई होप कंप्लीट कर लिया होगा, और आज हम लोग आ चुके हैं उसी लेक्चर के आगे के टॉपिक्स पर। तो आइए आज बात करेंगे हम लोग इलेक्ट्रिक डायपोल के फील्ड के बारे में ही, और यहाँ पर बात होने वाली है वैद्युत द्विध्रुव के निरक्षीय स्थिति के बारे में। लास्ट टाइम अक्षीय स्थिति में हम लोगों ने देखा था कि इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कितना होगा और किस पर निर्भर करता है। आज देखते हैं निरक्षीय स्थिति। वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति, इक्वेटोरियल पॉइंट। अगर हम इक्वेटोरियल पॉइंट के बारे में बात करें तो क्या होगा, आइए बच्चों सबसे पहले इस डायग्राम को पहले समझा जाए, तभी चीजें थोड़ी आगे बढ़ेंगी। तो सबसे पहला काम है कि आपको एक डायपोल सजेस्ट कर लेना है, और यहाँ पर ये डायपोल ए बी है जिसका एक पॉइंट -q है और दूसरे साइड पर हमने रखा हुआ है +q। ये एक डायपोल है जिसकी लेंथ भी हमने बता रखी थी कि मिड पॉइंट से जो है उसको सेपरेट कर लिया करें आप L और L से। याद आया? तो इलेक्ट्रिक डायपोल के अगर इस पॉइंट के बारे में बात करें, इस पॉइंट के बारे में बात करें, या इस पूरी मिलाने वाली रेखा के बारे में बात करें, तो इसके हर इस मिलाने वाली रेखा पर अक्षीय स्थिति होती है। लेकिन अगर मैं बात करूं इसी मिड पॉइंट के ठीक ऊपर मतलब कि परपेंडिकुलर अगर ऊपर जाएं, तो यहाँ पर अगर किसी बिंदु की बात करें तो इस बिंदु पर जो हम पॉइंट P लिए हैं इसे हम कहेंगे द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति। तो ये है द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति। ठीक, निरक्षीय स्थिति को हम लोग कहते हैं ब्रॉड साइड पोजीशन। ब्रॉड साइड पोजीशन। ठीक, तो अब ब्रॉड साइड पोजीशन P पर हमें निकालना है। पहले एक बात डिसाइड कर लीजिए कि जहां पे निकालना है वो आपके इस ओरिजिन से कितने डिस्टेंस पर है, तो r डिस्टेंस पर है। अब मैं बता दूं कि जो भी वैद्युत क्षेत्र यहाँ पर होगा वो इसके वजह से होगा, इसको ज्वाइन कर लीजिए, इसके वजह से होगा, इसको ज्वाइन कर लीजिए, इसके वजह से थोड़े होगा क्योंकि यहाँ पे तो कोई चार्ज नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये और ये दोनों मिलकर के यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे। ओके, तो अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पर हमने देखा कि ये जो माइनस है, जिस पॉइंट के बारे में बात हो रही है, ये तो परीक्षण आवेश होगा। अब परीक्षण आवेश क्या करता है, परीक्षण आवेश धन आवेश होता है, तो इसके वजह से वो फोर्स फील करता है, अनुभव करता है। तो ये प्लस होता है, ये तो माइनस है, तो माइनस वाला प्लस को क्या करेगा, अपनी ओर आकर्षित करेगा। क्या बोलते हैं, बात समझ आई? तो ये माइनस वाला इसको अपनी ओर खींचेगा। तो मान लेते हैं कि ये है इलेक्ट्रिक फील्ड E1। ठीक, इसकी वजह से A की वजह से माइनस है इसलिए खींच रहा है। वही अगर मैं बात करूं इसकी प्लस वाले की, तो प्लस, ये भी प्लस ही होगा, तो ये प्लस को क्या करेगा, पुश करेगा, ढकेलेगा बाहर की ओर। तो लीजिए भाई, ये आपका E2 भी तैयार है। तो प्लस Q के कारण E2 और माइनस Q के कारण E1। अब देखना ये है कि ये जो E1 E2 है ये किन किन कारक पे डिपेंड करता है। आपको थोड़ा याद है क्या कि इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या हुआ करता था, 1/4πε0q/r²। ये जो फॉर्मूला हुआ करता था वो किसी बिंदु आवेश के लिए था। बिंदु आवेश मतलब सिंगल कोई भी चार्ज होगा उसके कारण। इसी फॉर्मूले से प्रेरित होना है हमें। ये है L, ये है R, तो ये वाली दूरी आपको डिसाइड करनी होगी। तो ये वाली जो दूरी होगी बच्चों, ये होगी √ ये L² + R²। आपने अगर पाइथागोरस जानता है तब, तो ये अगर जाना है, अगर आपने पाइथागोरस, तो आधार का वर्ग और क्या लंब का वर्ग। आधार का वर्ग का मतलब होता है R² + L² लिखा जा सकता है क्या, बिल्कुल लिखा जा सकता है। सिमिलरली अगर मैं यहाँ बात करूं तो यहाँ पर भी L और ये देखिए R, तो यहाँ पे लिखा जा सकता है R² + L² लिखा जा सकता है। मतलब ये वाली दूरी और ये वाली दूरी दोनों इक्वल हो गई। तो अब आप एक काम कर सकते हैं, अब आप इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट कर सकते हो। तो यहां से यहां तक की दूरी ये और यहां से यहां तक की दूरी ये, दोनों दूरियां सेम ही होंगी। ओके, अब आइए फटाफट से पहले बात करेंगे द्विध्रुव AB के कारण
बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है। ठीक है, जहां बिंदु A पर -q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र बच्चों क्या होगा, ये हो जाएगा वेक्टर ऑफ E1। ठीक है, ये वाली वजह से उसी फॉर्मूले से थोड़ा बनाना चाहिए हमें। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये है Q, तो यहाँ पे Q रखिए, माइनस नहीं रखना है। डिस्टेंस ये है, तो डिस्टेंस r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर दोनों है, रूट में है, यहाँ पे स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा, तो बच्चों सिंपली r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर लिख दीजिए। डायरेक्शन लिखना होगा तो ये अंदर की ओर होगा, तो इसका डायरेक्शन लिखेगा P से कहा A की ओर होगा। ठीक, बात समझ आ गई। इसी प्रकार अगर आप लिखेंगे, इसी प्रकार अगर मैं बात करूं प्लस Q के कारण, तो प्लस Q के कारण वैद्युत क्षेत्र, अब वो भी लिख लीजिए। ये हो जाएगा वेक्टर ऑफ E2 बच्चों, ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये Q और ये डिस्टेंस बच्चों, तो डिस्टेंस क्या है, ये Q और डिस्टेंस है आपका वही r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर, इसमें भी रूट जो है वो स्क्वायर होकर के हट जाएगा। डायरेक्शन बच्चों ये इसको बाहर की ओर ढकेल रहा है, तो B P को बाहर की ओर ढकेल रहा है, तो डायरेक्शन B से P की ओर होगा। ठीक, लीजिए दोनों दिशाएं क्लियर हो गई। क्या ये दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड एक दूसरे के ऑपोजिट है? बिल्कुल नहीं है, ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट बिल्कुल नहीं है, ये लोग अलग अलग दिशाओं में है बस। तो एक काम करिए, ऐसे केस में आप इनको ना सदिश राशियां हैं तो इसको तोड़ना चाहते हैं, किसको, इन E1 और E2 को, और इसको हम लोग कहते हैं इनके कंपोनेंट। ठीक, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ये वाली भुजा बराबर है, सेम है, इक्वल है, तो इनके साथ ये वाला यहाँ पे कुछ झुकाव यहाँ पे और यहाँ पर भी कुछ झुकाव प्राप्त होगा। तो ये दोनों झुकाव जो है आपस में बराबर होंगे, क्योंकि एक समद्विबाहु त्रिभुज है। तो एक बात ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ पर एक जेड दिखाई दे रहा है बच्चों। ठीक है, थोड़ा ध्यान से देखिएगा, जेड, तो ये वाला जो थीटा सेम है वो यहाँ जेड की वजह से, मतलब अंतः एकांतर कोण की वजह से यहाँ पहुंचेगा, और यही सेम थीटा बच्चों आप ये वाला थीटा यहाँ पाएंगे। ठीक, तो ये होला हो गया आपका थीटा, क्योंकि आप समद्विबाहु के दोनों कोण हैं तो इसलिए ये दोनों कोण आपस में बराबर, और ये यहाँ बन गया तो ये दोनों भी आपस में इक्वल होंगे। आप जरा ध्यान से देखिए, E1 और E2 के जो मान है वो भी बराबर है, मतलब ये दोनों भी वैल्यू बराबर है। अब बात आती है इनके घटकों में टूटने की। E1 थीटा के साथ सटा हुआ है, तो जो थीटा के साथ होता है उससे संगत जो कोण मिलते हैं थीटा के साथ, इसे हम लोग कहते हैं cos थीटा। ध्यान दीजिएगा, तो E1 cos थीटा के फॉर्म में इधर एक कंपोनेंट, और एक जो होता है वो साइन होता है, और वो हमेशा उसी दिशा में होता है। ठीक है, जिस दिशा में आपका E1 है उसी दिशा की ओर होगा, उसी दिशा में नहीं। तो इस तरीके से E1 का एक घटक इधर और इसके ठीक परपेंडिकुलर E1 साइन थीटा, ये नीचे की ओर हो गया। अब मैं बात करूं E2 के बारे में, तो E2 का भी थीटा संगत इधर है, तो हो जाएगा E2 cos थीटा बच्चों, क्लियर ना, थीटा, और यहां पर इसका ऊपर परपेंडिकुलर होगा E2 साइन थीटा। आपको बहुत अच्छे से पता है कि E1 और E2 आपस में बराबर है, और साइन थीटा भी बराबर सेम होंगे, इक्वल होंगे, तो ये दोनों एक दूसरे के क्या है, ऑपोजिट है बच्चों। और ये दोनों अगर एक दूसरे के ऑपोजिट है तो ये दोनों क्या होंगे, कैंसिल हो जाएंगे। अब ये दोनों कैंसिल, इन दोनों के जो दो घटक थे ये दोनों तो कैंसिल में बचा कौन, यही दोनों ना बचे। अब ये दोनों की दिशाएं कहाँ है, क्षैतिज में है। जब दिशाएं सेम होती है तो उनको आप ऐड करते हैं। ठीक है, तो लिखना पड़ेगा बिंदु P पर E1 तथा E2 के घटकों में E1 cos थीटा तथा E2 cos थीटा समदिशीय होंगे, जबकि
जबकि E2 साइन थीटा व E1 साइन थीटा विपरीत होने के कारण निरस्त हो जाएंगे। ठीक है, बात समझ आ गई, निरस्त हो गए। अब जब दोनों एक दूसरे को निरस्त कर देंगे तो हमें इससे तो कोई मतलब नहीं है, बस इन दोनों से ही मतलब है। तो जो परिणामी वैद्युत क्षेत्र होगा वो सिर्फ कॉस वाले पे डिपेंड करेगा, परिणामी वैद्युत क्षेत्र। तो यहां पे आपको लिखना है E इज इक्वल टू E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। ऊपर से हम इसको इरेज कर देते हैं बच्चों, इसको आप लिख ही चुके होंगे। अब जरा ध्यान से देखिएगा, E1 की वैल्यू आपको पता है, सेम है, ये भी सेम है, दोनों सेम है। तो यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं 2E। तो हम लिख सकते हैं इसको 2 और यहाँ पर E के जगह पे वैल्यू रख दीजिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r² प्लस L² और साथ में क्या है, cos थीटा भी तो है। अब इस cos थीटा की वैल्यू यहां से निकालनी होगी बच्चों। cos थीटा की वैल्यू कैसे निकलेगी, जरा ध्यान से देखिए। A P और यहाँ पे O, यहाँ पे एक समकोण त्रिभुज दिखा ना, तो समकोण त्रिभुज से त्रिभुज का नाम ले लीजिए A P O में। ठीक है, यहाँ पे आप cos थीटा की वैल्यू निकाल लीजिए। cos थीटा की वैल्यू बच्चों यहाँ से क्या निकलेगी, तो यहाँ से cos थीटा की जो वैल्यू होगी वो मिलेगी क्या, आधार बटा कर्ण। तो आधार बच्चों क्या है, L और कर्ण है आपका R² प्लस L²। ये रूट में है, ये रूट नहीं हटेगा बच्चों, तो रूट को हटाते हैं फिलहाल अपने हिसाब से। तो रूट की जगह पे हम 1/2 लिख सकते हैं, इसकी जरूरत इसको है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिखेगा, अतः यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2Q/r² प्लस L² इंटू cos थीटा की जगह पे L/r² प्लस L² पावर हाफ लिख सकते हैं क्या। ओके, इसको अब इरेज कर दिया जाए। थोड़ा ध्यान से देखिए, तो यहाँ पर हम इसको पहचान रहे हैं, 2QL को पहचान रहे हैं और इसको हम कहते हैं डाइपोल मोमेंट, द्विध्रुव आघूर्ण। तो द्विध्रुव आघूर्ण को द्विध्रुव आघूर्ण के साथ रिप्लेस किया जा सकता है P, और यहाँ पर बच्चों इसको लिखा जा सकता है R² L² पावर 3/2। यहाँ पर 1 है बच्चों, यहाँ पे 1/2 है, तो सेम बेस का पावर ऐड हो गया बच्चों। यहाँ पर आप बगल में बता दीजिए कि आपने P को जो है वो 2QL से रिप्लेस किया है, ये लिख दीजिए। आपको याद है ना कि डाइपोल की जो ये वाली लेंथ होती है वो डाइपोल की आधी लेंथ होती है, बहुत छोटी है, और इस दूरी की तुलना में तो निहायत ही छोटी है। अगर हम जानते हैं कि सिंस L इज स्मॉल देन R, तब जैसा पिछले बार किया था R² इज लेस देन R², तब आप छोटी वैल्यूज को ऐसे छोड़ देते हो ताकि आपको लगभग वैल्यू मिल जाए। तब L² को क्या कर दीजिए, लीव कर दीजिए, छोड़ दीजिए। ठीक है, लीव कर दीजिए। तो छोड़ दिया हमने, तो छोड़ने पर आपको जो इलेक्ट्रिक फील्ड मिला वो मिला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पर इसको जैसे ही छोड़ेंगे तो हो जाएगा R² पावर 3/2। तो ये 2 कट जाएगा बच्चों। तो अब आपका आ जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P/r³। थोड़ा ध्यान से समझिए कि ये है मैग्नीट्यूड, परिमाण। अब इसका दिशा भी दिखाना होगा, तो इसको अगर हम सदिश के रूप में लिखें, इसकी सदिश स्वरूप में लिखे तो क्या लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं वेक्टर ऑफ E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पर P/r³, और दिशा इसका वेक्टर डायरेक्शन ध्यान से देखिएगा, ये इधर की ओर है, इधर की ओर मतलब क्षैतिज, और यहाँ पे जरा ध्यान से देखिए +Q से -Q की ओर शिफ्ट हो रहा है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि इसकी जो दिशा होगी वेक्टर फॉर्म में वो कहाँ होगी, ये होगा ब्रैकेट में B से
कहाँ, ए की ओर, बी से ए की ओर, या फिर प्लस क्यू से माइनस क्यू की ओर दिशा देंगे तब जब वेक्टर लगाएंगे। एक बात मैं बता दूं कि डायपोल फिक्स करके आप दूरी अपने हिसाब से बदल सकते हैं। इसका मतलब कि वैद्युत क्षेत्र किस पर डिपेंड करता है, ये भी प्रोपोर्शनल है 1/r³ के, याद रखें इस बात को, r³ के प्रोपोर्शनल है। अब यहाँ पर ये बात ध्यान देने वाली है कि ये जो डायपोल हम का जो डेरिवेशन हमने किया है, हमने इस तरीके से किया। आपको इस सेटअप को इसके नीचे और फिर इसके नीचे ऐसे लिखना होता है कॉपी में। कुछ बच्चे ऐसे ही नोट कर ले रहे हैं, ये बिल्कुल गलत बात है, क्योंकि बोर्ड पर हम एक ही फ्रेम में करने के लिए लेफ्ट में लिखते हैं। ओके, अब कुछ इंपॉर्टेंट इसके बाद बच्चों नोट लिखिएगा। नोट में क्या है, वैद्युत द्विध्रुव के, आपको याद है वैद्युत द्विध्रुव के अक्षीय स्थिति में हम लोग क्या लाए थे, अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र क्या था, तो वो था आपका वेक्टर ऑफ ई, और अक्ष में था तो एक्सिस लिख दीजिए, तो ये था 1/4πε0 2p/r³। याद आया, इसको आप इक्वेशन नंबर 1 दे दीजिए। ठीक, अब यहां पर आपको पता चल गया मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन की जरूरत अभी नहीं पड़ेगी, तथा आपको निरक्ष में अभी भी बताया, तथा निरक्ष में मतलब कि आपको इक्वेटोरियल में क्या मिला, इक्वेटोरियल छोटे में लिखिएगा सफिक्स में, ठीक, इज इक्वल टू ये मिला 1/4πε0 p/r³। देखने से तो समझ में आ ही रहा है कि कौन बड़ा है। ठीक है, अब तुलना भी कर लेते हैं। ठीक है, ये छोटा है सफिक्स में बच्चों, तो E एक्सिस अपॉन E इक्वेटोरियल डिवाइड करिए तो आएगा बच्चों 2/1, मतलब कि अक्ष पर जो वैद्युत क्षेत्र होगा वो निरक्ष का क्या होगा, 2 गुना होगा, 2:1 होगा। ये एग्जाम में आपको जरूर मिलेगा, इसलिए प्रैक्टिस करिए। अक्ष पर इसका फॉर्मूला ये, मतलब द्विध्रुव के लाइन ज्वाइनिंग पर, और द्विध्रुव के निरक्ष पर इसका फॉर्मूला होता है ये, दोनों को डिवाइड करके हम इसका रिलेशन भी पता कर लेते हैं। एक पॉइंट और डिस्कस करेंगे अगले क्लास में, और वो होगा आपका किसी भी पॉइंट पर, वो आपका एग्जाम में उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन उसको भी हम लोग अगले क्लास में जरूर डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, नोट्स कंप्लीट करिए, शेयर करिए।